नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आप सभी को एथिका एजुटेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम एक मज़ेदार टॉपिक्स के साथ में उपस्थित हुए हैं। आज से हम रोज एक ऐसी सीरीज चलाने जा रहे हैं जो आपको जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा या तहसील राजस्व अकाउंटेंट परीक्षा में बहुत मददगार साबित हो सकती है। साथियों, जैसे कि अभी आरएसएसबी द्वारा 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई है, कट ऑफ जारी कर दी गई है, और आप अब बिल्कुल आश्वस्त हो चुके हैं कि अब हमें जो फरवरी में परीक्षा आयोजित हो रही है उसे देना है। इसके लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं राजस्थान सेवा नियमों की और जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल्स की। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि ये जो नियम है, आप सब लोग पढ़ाई कर लेंगे। आप अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं, आप ऑडिटिंग पढ़ सकते हैं, आप बुक कीपिंग पढ़ सकते हैं, आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, आप सब पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके साथ एक समस्या ये है कि आप सरकारी विभाग से या तो जुड़े हुए हो या नहीं जुड़े हुए हो, तो सबसे टफ जॉब लगता है आरएसआर और जीएफएनडआर। आज हम आरएसआर और जीएफएनडआर के ऐसे प्रश्नों की टॉपिक टू टॉपिक, सिलेबस टू सिलेबस ऐसे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। ऐसे टॉपिकों पर ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल विश्लेषणात्मक ढंग से चर्चा करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ पैदा हो सके। इसमें हमने खुद के प्रश्न डेवलप किए हैं और ये प्रश्न बिल्कुल ही मौलिक है, किसी से कट कॉपी पेस्ट नहीं है। और दूसरा, हमने लास्ट ईयर के प्रश्न जो आपके अकाउंटेंट परीक्षा में या फिर एचएम परीक्षा में पूछेंगे उनको भी हमने शामिल किया है, और ये आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, जिन पर हम एनालिसिस करने की जरूरत है। और छात्रों की मांग से ये राजस्थान सेवा नियम का पहला पार्ट जो परिभाषा से जुड़ा हुआ है, पहला जो अध्याय है परिभाषा से जुड़ा हुआ है, उनका एमसीक्यूज हम लेकर आए हैं। साथियों, लोगों की मांग थी कि साहब आप सरकार में हो, आपको सारी बातें सरकार की पता है, आप सेवा नियमों के अनुसार ही कामकाज करते हो, आप वित्तीय नियमों की ही पालना करते हो, क्यों ना आप ही इसका एनालिसिस करें। तो मैंने एक आपका हित को ध्यान में रखते हुए कामकाज किया है, जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। साथियों, आज सबसे पहले राजस्थान सेवा नियम जो 1951 है उसकी परिभाषा टॉपिक से जुड़े हुए संबंधों पे सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं हम। साथियों, आज जो पहला प्रश्न ये कहता है कि सिविल सेवकों की सेवा शर्तों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग, हम बात करें भाग 15 में, भाग 14 में सिविल सेवाओं का उल्लेख हुआ है। साथियों, सिविल सेवा कौन सा लो। साथियों, आप जानते हैं कि सिविल सेवा व लोक सेवा आयोग का उल्लेख, लोक सेवा आयोग का उल्लेख जो हुआ है हमारा, सॉरी, हाँ, लोक सेवा आयोग का उल्लेख कहाँ हुआ है। ये भाग 14 के अनुच्छेद 308 से 314 के मध्य में हुआ है। 314 और 315 से 323 के मध्य में हुआ है। साथियों, 308 से 314 सिविल सर्विसेज के बारे में उल्लेख करती है और 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें हम बात करें कि 309 जो है हमारे, 309 जो अनुच्छेद हमारे सेवा शर्तों के बारे में बात करता है कि कार्मिकों की सर्विस कंडीशंस कैसी रहेगी, उनको वेतन भत्ते किस प्रकार से मिलेंगे, उन पर नियमन कैसे किया जा सकता है, उनको अवकाश कैसे दिया जाता है, उनका पदाधिकार कैसे तय किया जाता है। ये सारी बातें 309 में कही गई है। और 309 में यह भी कहा गया है कि संसद सेवा शर्तों से जुड़ी, संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल क्या करेगी, सेवा शर्तों से जुड़ी, सेवा शर्तों से जुड़े नियम बनाएगी, जुड़े नियम बनाएगी। साथियों, ये बातें अनुच्छेद 309 में कही गई है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि संसद के पास में या राज्य के विधानमंडल के पास में इतना पर्याप्त समय नहीं होता कि वो रूल्स बना सके। इसलिए ये नियम बनाने की शक्तियां हैं, ये संसद ने और राज्य विधानमंडल ने कार्यपालिका को क्या कर दिया है, प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत स्थानांतरित कर दी है।
प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे जो नियम होते हैं, ऐसे नियमों को कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद मतलब कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं और उनको बनाया जा सकता है, और उनको बनाने के बाद में संबंधित राज्य के विधानमंडल में या राष्ट्रपति के यहाँ संसद के में प्रस्तुत करके अनुमोदित कराया जा सकता है। तो 309 में सेवा शर्तों का उल्लेख हुआ है। 310 में आपके बेसिकली बताया गया है कि सिविल सेवक के कार्यकाल क्या होंगे। 311 में ये कहा गया नियुक्तियां क्या होगी। 311 में ये कहा गया है साथियों कि इनकी जो नियुक्ति करता है उसके नीचे का व्यक्ति इनको हटा नहीं सकता। 312 में सिविल सेवाओं का उल्लेख, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख या सृजन का उल्लेख कहा गया है। पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा जो आपके परिभाषा से जुड़ा हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि परिभाषा जो है वो परिभाषा बेसिकली कहाँ लिखी हुई है, नियम 7 में अध्याय 2 में परिभाषा का उल्लेख हुआ है साथियों। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान सेवा नियम कब अधिसूचित हुआ। बेसिकली ये नोटिफाइड कब हुआ साथियों, ये पूछ रहा है। नोटिफाइड का मतलब क्या होता है कि राजस्थान के राजपत्र में राजस्थान सिविल सेवा नियम कब अधिसूचित हुआ। साथियों ये 23 मार्च 1951 को, आपको पता है कि 1951 है तो 51 आना चाहिए। अब 23 मार्च, दो जगह 23 मार्च आ गई तो आपको टप्पे भी लगा सकते हो। ऐसे सवालों में एग्जामिनर आपकी केवल समझ का परीक्षण करना चाहता है, तारीख का परीक्षण नहीं करना चाहता। अब आप क्या करना, 1951 है, 1951 में आपके क्या है, दो ऑप्शंस है। दो ऑप्शन है 23 मार्च, एक 24 मार्च है। अब इसमें भी ये देखा 23 मार्च यहाँ है, 23 मार्च यहाँ है, तो 23 मार्च आपका हो सकता है। पहला तो यह है तुक्का जो आप लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि नोट याद करने की जरूरत है कि ये राजस्थान के राजपत्र में नोटिफाइड हुआ, राजपत्र में अधिसूचित हुआ है। दूसरी बात इसमें यह है कि राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना थी, राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना थी। तीसरी बात इसमें यह कहेंगे कि हम कि यह अधिसूचना 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई थी। 1 अप्रैल 1951 से राज्य कार्मिकों पर लागू हुई थी। ये बात आप समझ गए होंगे, इसको हमें जानने की जरूरत है साथियों। तीसरी हम बात करें, तीसरे प्रश्न पे हम आते हैं तो राजस्थान सेवा नियम में कुल कितने अध्याय और नियम है। साथियों आप लोगों को याद करने की जरूरत है, बेसिकली ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें 167 नियम है। 167 नियम है और 167 नियम 16 लेसन्स में 16 अध्यायों में विभाजित है। तो 167 और 16 अध्याय आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब इसमें भी आपको बात करने के 8 अध्याय आपके जूनियर अकाउंटेंट्स के सिलेबस में है। तो 8 अध्याय कौन से हैं, ये बातें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। यदि ये टिप्स पे है तो आप बहुत अच्छा कामकाज कर सकते हैं। इसमें परिभाषाओं से लेकर राजस्थान सेवा नियम के जो 11 परिशिष्ट है उसमें ये सारी सिलेबस में आपके दे रखा है जो आपको जानने की आवश्यकता है। तीसरा हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न पे, परिभाषाओं का उल्लेख किसमें हुआ है। साथियों हम बात करें कि परिभाषाओं का उल्लेख अध्याय 2 में हुआ है और अध्याय 2 के नियम 7 में इसका उल्लेख हुआ है। नियम 7 केवल परिभाषाओं का है। राजस्थान सेवा नियम में जो जो डेफिनेशंस दी गई है उसके बारे में सवाल काफी पूछे जाते हैं। दूसरा हम बात करें साथियों, इसमें एक सवाल है परिभाषाओं से जुड़ा हुआ, आयु से जुड़ा हुआ एक सवाल हमने प्रस्तुत किया है। मान लो कोई कार्मिक जिसके पास आयु के संबंध में कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है तो उसकी सेवा पुस्तिका जन्म तारीख किस प्रकार अंकित की जा सकती है। साथियों ये सवाल है कि मान लीजिए किसी कार्मिक का कोई आयु के संबंध में दस्तावेज नहीं है। आजकल तो ऐसी स्थितियां नहीं आती
क्योंकि आजकल 10वीं पास 12वीं पास सारे हैं, लेकिन आप अकाउंटेंट हैं, और अकाउंटेंट होने के नाते सरकार में क्या होता है कि भाई आप कैसे करेंगे। पहला कथन तो यह है कि कार्मिक से संभावित जन्म वर्ष पूछकर जनवरी की पहली तारीख अंकित कर दी जाएगी उसकी परिभाषा, उसकी सेवा पुस्तिका में। दूसरी बात यह है कि कार्मिक से जन्म वर्ष पूछकर जुलाई माह की 1 या 16 तारीख मानकर सेवा पुस्तिका में जन्म तारीख अंकित की जा सकेगी। तीसरा ये तथ्य है कि संभावित वर्ष पूछकर ज्वाइनिंग तारीख जिस दिन किया है उसमें से संभावित वर्ष घटाकर अंकित की जा सकेगी। तीसरा इसमें चौथा ये दिया गया है कि ज्वाइनिंग तारीख को जन्म दिनांक मानकर उसकी संभावित वर्ष को घटा दिया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कौन से तथ्य सही हैं साथियों। आप लोग जानते होंगे कि नियम 7 में एज को डिफाइन किया गया है, एज डिफाइन हुई है नियम 7 में। अब कई लोग जो कहते हैं कि सर 7 के 16 में है, 7 के 8 में है, आपको इतना ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं सरकारी विभाग में हूँ, एक ऑफिसर ग्रेड में हूँ। ये बातें हमें भी नहीं बताई जाती, नहीं पूछी जाती है, नहीं कोई अपेक्षा करता है। बेसिकली जब हम कामकाज करते हैं तो हमारे पास में फ्लैग के माध्यम से राजस्थान सर्विस रूल्स आ जाता है, और वो हमें बता दिया जाता है कि साहब इसके अनुसार ये निर्णय लिया जाना उचित होगा कि नहीं होगा, तो हम उसमें राय देते हैं साथियों। इसलिए कोई आदमी आपसे कहे कि नहीं इसकी नियम भी कर लेना, नियम पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। मोटे मोटे नियमों को यदि आप जान लेते हैं, जो वास्तव में जानने लायक हैं उन्हीं को याद करना है, बाकी आपको रटने रटाने की जरूरत नहीं है। जो रटेगा वो फंसेगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। 5,000 भर्तियां हैं, और ये 5,000 से 5400 जो भर्तियां हैं लगभग, उनको हमें सही ढंग से तैयारी करेंगे तो नौकरी मिल सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात ये करे कि हमारे यहाँ जो वित्त वर्ष चलता है साथियों 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य चलता है, लेकिन जो इंक्रीमेंट हमें दिया जाता है साथियों, वो इंक्रीमेंट दिया जाता है जुलाई में। तो जुलाई में दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं साथियों, यदि हम 1 जुलाई उसका भर देते हैं या हम 16 जुलाई भरते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके इंक्रीमेंट की बाद में समस्याएं नहीं आए। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति की जन्म तारीख पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसका जनवरी तो कदापि नहीं भरेंगे साथियों। तो इसलिए एक बात तो ये तो प्रथम दृष्टया ये आपका रद्द हो गया। हम उसको क्या करेंगे, जुलाई माह की 1 तारीख भर देंगे या 16 तारीख भर देंगे। अब क्या करेंगे, यदि हम 1 तारीख भरते हैं तो 1 तारीख, यदि आप अकाउंटेंट है तो 1 तारीख भरिएगा 1 जुलाई, क्योंकि यदि 1 जुलाई भरते हैं तो 30 जून को वो रिटायर होगा, और उससे अगले महीने की तनख्वाह सरकार पर भार नहीं पड़ेगी। इसलिए 16 जुलाई के बजाय 1 जुलाई भर सकते, लेकिन दोनों आप भर सकते हैं, और उसकी जन्म तिथि अंकित कर दी जाएगी। उससे जन्म वर्ष पूछ लेंगे, भाई तेरा कब हुआ है जी, वो कहेगा कि साहब मेरा 1995 में जन्म हुआ है ना। तो 1995 में जन्म हुआ है, तो आप लिखेंगे उसको 1/7/1995, उसकी सेवा पुस्तिका में ऐसे दर्ज कर देना है। ये आपका सही है तथ्य, ये आपका गलत तथ्य है। दूसरा, संभावित वर्ष पूछकर उसकी ज्वाइनिंग तारीख और में से संभावित वर्ष घटाकर अंकित की जा सकेगी। उससे पूछेंगे भाई तू कितने साल का हो गया, तो वो कहेगा कि साहब मैं 28 साल का हो गया हूँ, 28 वर्ष का हो गया हूँ। तो 28 वर्ष का हुआ हूं, तो मान लीजिए आज कितनी तारीख हुई साथियों, 7/12/2023, और 7/12/2023 में 28 वर्ष हम घटा देंगे, और 28 वर्ष घटा देंगे तो 1995, तो हम कह देंगे कि 7/12/1995 उसकी सेवा पुस्तिका में अंकित कर देंगे। ये दूसरा तरीका है साथियों। तीसरा तरीका यह है कि ज्वाइनिंग तारीख को जन्म दिनांक मानकर उसकी संभावित वर्ष में से घटा देंगे। मान लीजिए आज उसने 7/12/2023 को ज्वाइन किया है, और वो कह रहा है कि साहब मैं तो 28 साल का हूँ, तो 28 साल का हूँ, तो उसकी जन्म तारीख कितनी हो गई, 7/12/1995 हो गई है। इस तरीके से किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन है आपका, एक को छोड़ दीजिए, ये नहीं हो सकता, बी और सी हो सकते हैं, लेकिन डी बी सही है, तो ये भी हम गलत कर देते हैं। ए बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये आपका सही हो गया। इस तरीके से एलिमिनेशन करके आपके उत्तर देने की आपको आवश्यकता है। बोलो समझ आया कि नहीं आया। हम बात करें साथियों नेक्स्ट इसमें
छठे प्रश्न पे हम आते हैं। तो छठा प्रश्न ये कहता है कि शिक्षार्थी या प्रशिक्षु से क्या तात्पर्य है। साथियों, ये अप्रेंटिस की बात कर रहा है। अप्रेंटिस की बात कर रहा है कि अप्रेंटिस कौन होता है। ये राजस्थान सेवा नियम की परिभाषाओं में अप्रेंटिस की परिभाषा क्या दी गई है। अब ये मैं आपसे कह रहा हूं कि नियम पढ़ना ही नहीं है हमें। नियम 7 जरूर याद रखना है जो परिभाषाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन 7 के कौन से क्लोज में ये बात रखी है, ये चीजें हमें याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम बात करें, ऐसा व्यक्ति जो एकेडमिक परीक्षाओं की तैयारी करता हो। एकेडमिक परीक्षाओं की तैयारी करने वाला एप्लीकेंट कहलाता है साथियों, अप्रेंटिस नहीं कहलाता, है ना। एक तो बात ये हो गई, एप्लीकेंट कहलाता है, आपने कहा होगा ना एप्लीकेंट्स के अनुसार, है ना। और दूसरा है कि आपका सॉरी स्टूडेंट्स कहलाता है वो। एकेडमिक मतलब 10वीं 12वीं बीए की कर रहा है तो वो स्टूडेंट्स कहलाएगा। दूसरा हम बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है तो अभ्यर्थी मतलब एप्लीकेंट कहलाएगा साथियों। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो राज्य की सेवा में कैरियर के रूप में नियोजित होता हो। मान लीजिए आप सरकारी विभाग में जा रहे हो और सरकारी विभाग में एक चाहते हो कि 60 साल तक एक आजीविका के रूप में हम सरकारी विभाग में रहना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको अप्रेंटिस बोला जाएगा, अप्रेंटिस कहा जाएगा साथियों। ऐसा व्यक्ति जो प्रशिक्षणरत हो, ऐसा व्यक्ति जब प्रशिक्षणरत होता है तो उसको हम ट्रेनी कहते हैं साथियों, ट्रेनी, ट्रेनी कहते हैं। इस बात को आप समझ जाइए, ये वन वर्ड सीक्वेंस है, इसको हमें जानना है। आप जानते होंगे कि भारत में एक अप्रेंटिस एक्ट है जो आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन जनरल नॉलेज के हिसाब से हो सकता है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे संगठन जो 100 या 100 से अधिक व्यक्ति कामकाज करते हैं उनको अपना कुल कर्मचारियों का 2.5% अप्रेंटिसशिप के रूप में ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। ये हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में भी अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था लागू होती है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करें नेक्स्ट इसमें साथियों, 7वां प्रश्न जो हमारा है, भारतीय संविधान में राज्य की संचित निधि का प्रावधान कहाँ किया गया है। आप बात कर रहे हैं स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड के साथियों, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, फंड ऑफ स्टेट, ये हम बात करें CFS की साथियों। आप सब लोगों को पता है साथियों, अनुच्छेद, अब हम एलिमिनेट करें, अनुच्छेद 311 नहीं हो सकता है क्योंकि ये सिविल सेवाओं के बारे में बता रखा है जिसमें सेफगार्ड्स दिए गए हैं। 312 नहीं हो सकता क्योंकि ये भाग 14 में कहा गया है कि 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात है। 266 और 267 में से दोनों में से एक हो सकता है। अब हम बात करेंगे 266 और 267 आपके केंद्र राज्य वित्त संबंधों में है, केंद्र राज्य वित्त संबंधों में है। और केंद्र राज्य वित्त संबंध साथियों कहाँ है, भाग 12 में है। भाग 12 के अनुच्छेद 264 से 300A में ये उल्लेख है। अब 300A में है तो संचित निधियों की बात है, कोषों का संरक्षण की बात की गई है, इसमें एक अध्याय इसमें कोषों का संरक्षक की बात हुई है साथियों। और कोषों का संरक्षक कहाँ है, अनुच्छेद 264 से 267 में कहा गया है। और 264 से 267 3 प्रकार के फंड्स की बात हुई है हमारी। पहली तो हुई है हमारी संचित निधि की बात, दूसरी बात हुई है हमारी लोकलेखा निधि की बात साथियों, लोकलेखा निधि की बात, और तीसरी बात हुई है हमारी आकस्मिकता निधि की बात, आकस्मिकता निधि की बात। अब हम बात करें कि साहब कहाँ हुआ है ये बात करेंगे 266 एक में तो हुआ है कंसोलिडेटेड फंड की बात। अनुच्छेद 266 में कहा हुआ है लोकलेखा निधि के बारे में बात। आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड के बारे में 267 में हुआ है। यहाँ 66 1 और 2 का तो उल्लेख किया नहीं गया है, इसलिए 266 इसमें सही आंसर है, 267 इसमें गलत आंसर है साथियों। ये कंसोलिडेटेड फंड है और इसी फंड से राज्य सरकार जितना भी खर्च करती है, चाहे चार्ज्ड एक्सपेंडिचर पे खर्च करे चाहे नॉन चार्ज्ड एक्सपेंडिचर पर खर्च करे, सारे के सारे खर्चे इसी से किए जाते हैं। और जो लोकलेखा निधि समिति है ना साथियों, ये लोकलेखा निधि समिति में हमारे जनता का धन, हमारे कार्मिकों के PF ESI ये सारे के सारे लोकलेखा निधि में शामिल होते हैं। आकस्मिकता निधि में क्या होता है, राष्ट्रपति को
एक फंड दे दिया जाता है जो आकस्मिक कार्यों के लिए बिना किसी का संसद की सहमति से ये खर्च कर सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें साथियों सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न जो आठवां प्रश्न जो है हमारा है कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव एक स्थायी कार्मिक को वर्ष में कितने दिन तक का प्राप्त होता है साथियों। ये रूपांतरित अवकाश, आप समझ रहे होंगे जब अवकाश आप पढ़ते हैं तो कम्यूटेड लीव मिलती है साथियों। ये कम्यूटेड लीव जो होती है, जो 2 साल की सेवा सफलतापूर्वक प्राप्त कर चुका है उस व्यक्ति को कम्यूटेड लीव दी जाती है आपके 20 दिन की। 20 दिन की दी जाती है कम्यूटेड लीव, जिसको रूपांतरित अवकाश कहते हैं। और 20 दिन, और इस 20 दिन को यदि हमें मेडिकल लीव में बदला जाता है, बेसिकली ये कम्यूटेड लीव 2 प्रकार के लीव में बदली जा सकती है, एक तो हाफ पे लीव और एक मेडिकल लीव साथियों। ये 20 दिन बेसिकली आपके हाफ पे लीव के रूप में शामिल होते हैं, और दूसरा मेडिकल लीव आपका होगा तो ये 10 दिन के मेडिकल लीव आपके हो जाएंगे, क्योंकि हाफ पे लीव होती है साथियों। कम्यूटेड लीव बेसिकली क्या होती है, हाफ पे लीव होती है। और यदि इसको हम करें मेडिकल लीव में बदलना है, यदि किसी बीमारी की वजह से आप उपस्थित नहीं हुए हैं तो ट्रांसफॉर्म कर किया जा सकता है। रूपांतरित का मतलब होता है जिसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके। तो ये ट्रांसफॉर्म की अवस्थाएं हैं जो आप लोग जानते होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें 20 दिन आएगा, 10 दिन में आपका क्या हो गया, इसको मेडिकल लीव में बदल सकते हैं। 15 दिन कैजुअल लीव ली जाती है साथियों, और 30 दिन का आपका ईएल मतलब पीएल प्रिविलेज्ड लीव दी जाती है, जो जनवरी में 15 दिन आपकी सेवा पुस्तिका में जुड़ जाती है, और 1 जुलाई को आपके 15 दिन जुड़ जाते हैं। तो आपको समझ गए होंगे कि ये तो आपका कम्यूटेड लीव था, ये आपका कैजुअल लीव है, ये आपका मेडिकल लीव है, और ये आपका अर्न्ड या प्रिविलेज्ड लीव है, उपार्जित अवकाश है, जो आपको जानने की जरूरत है साथियों। अब हम 9वें प्रश्न पे आते हैं साथियों कि राजस्थान सेवा नियम में कर्तव्यों में क्या शामिल है, ड्यूटीज में क्या शामिल किया गया है। आप सब लोग जानते हो कि कोई कहता है कि भी कहाँ जाते हो, जो हम ड्यूटी में जाते हैं। एक हमारे राजस्थानी में एक गीत भी है, ड्यूटी मारे जातो, है ना, आता ही कह तो ले मारी मैडम या ले मारी तनख्वाह। तो ये ड्यूटी होती क्या है, इस चीज को जानने की जरूरत है। ड्यूटी के बारे में पढ़ा तो खूब होगा, लेकिन ड्यूटी होती क्या है इसको जानने की आवश्यकता है। बेसिकली ड्यूटी क्या होती है, कार्यालय से निवास स्थान तक जाना और निवास स्थान से कार्यालय तक आना ड्यूटी का भाग माना जाता है साथियों। जब आप नियमों को पढ़ेंगे तो आप ऑफिस से यदि ड्यूटी घर जा रहे हो और या घर से आप ऑफिस आ रहे हो तो ये ड्यूटी का भाग नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, कि हमें क्या पता है कि आप घर से ही आ रहे हो या आप घर से ड्यूटी पे जा रहे हो। यदि आपने मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं ली है तो आपको नहीं माना जाता। निर्वाचन ड्यूटी में निवास स्थान या कार्यालय वापस पहुंचने तक के समय को ड्यूटी माना गया है। जब जैसे अभी इलेक्शन ड्यूटी हुई है साथियों, इलेक्शन ड्यूटी में ये बातें कही गई है। बाई दी वे कोई मिस हैपनिंग किसी, मान लीजिए आप निर्वाचन ड्यूटी करके आ गए, निर्वाचन ड्यूटी करने के बाद में कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो मिस हैपनिंग हो जाए तो उसके जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है, इसलिए इसको ड्यूटी का हिस्सा माना गया है। दूसरी बात है कि पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा, एपीओ रखने की अवधि की ड्यूटी का हिस्सा नहीं माना है। बिल्कुल ड्यूटी का हिस्सा है एपीओ रखना। ये चीजों की हम बात करें, अनिवार्य विभागीय परीक्षा में बैठना जिसकी अनुमति विभाग से ली गई हो कर्तव्य माना जा सकता है। इस पे अपन अभी कंसल्ट करेंगे कि यदि आप सरकारी सेवा में आए हो, सरकारी सेवा के बाद में आपको एक निर्धारित अवधि तक कंपलसरी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देने होते हैं, और यदि आप उसको देने जा रहे हो तो वो भी एक ड्यूटी का हिस्सा माना जाता है। तो पांचवा है हमारा, सक्षम अधिकारी से प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति प्राप्त होने पर परीक्षा स्थल पर आवागमन ड्यूटी का हिस्सा माना गया है। अब आवागमन की बात है साथियों, ये आवागमन आपने सक्षम अधिकारी से छुट्टी ले ली और आप प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हो, इसको भी ड्यूटी का हिस्सा माना जाता है। तो इसमें आपका जो बनता है वो बेसिकली ये जो बनता है
ये परीक्षा स्थल तक आवागमन पर जाना, इसको नहीं माना गया है और नहीं इसको माना गया है। 1, 2 और 4 आपके ड्यूटी का हिस्सा है इसमें साथियों, क्योंकि आप इसमें अनिवार्य परीक्षा में बैठ रहे हो, ये ड्यूटी का हिस्सा है। लेकिन आपने परमिशन ले ली और बाय द वे कोई मिस हैपनिंग हो जाए कंपटीशन के एग्जाम्स के दौरान, उसके लिए सरकार बाध्य नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं होगी। और दूसरा, एपीओ आप रख रहे हो तो एपीओ में आप ड्यूटी का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि आपको कोई कामकाज परफॉर्म करने के लिए नहीं दिया जाता। तो ये बातें आपकी वो चीजें हैं। अब नेक्स्ट इसमें ले आपके आरएसआर नियमों की साथियों, हम 10 प्रश्नों की आज व्याख्या करेंगे, फिर लास्ट ईयर के प्रश्नों को हम देखेंगे। इसमें आरएसआर नियमों में ड्यूटी का हिस्सा क्या माना गया है। आरएसआर नियमों में हम बात करें कि ड्यूटी का हिस्सा क्या नहीं है। यदि किसी अधिकारी को राष्ट्रीय संस्थानों या प्रशिक्षण संस्थानों या अन्य सरकारी विभागों के सेमिनारों, वर्कशॉप या प्रशिक्षण कार्यों में व्याख्यान के लिए बुलाया जाता है और उन्हें निर्धारित मानदेय दिया जाता है, यदि ऐसा है तो वो ड्यूटी का हिस्सा है। ओनरेरियम आपको मिलता है, ओनरेरियम आप लेते हैं और ऐसे सेमिनारों में जाते हैं तो आप ड्यूटी का हिस्सा माना जाएंगे। दूसरा, यदि किसी अधिकारी को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाता है और उसे यात्रा भत्ता भी उस संस्थान द्वारा दिया जाता है, तो ये हिस्सा आपका होगा कि नहीं होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। यदि कोई अधिकारी किसी प्रशिक्षण संस्थान में 7 दिन से ज्यादा व्याख्यान देता है, ध्यान रखिएगा, यदि 7 दिन तक व्याख्यान देता है तो उसको ड्यूटी का हिस्सा माना जाता है, नहीं माना जाता। और 7 दिन से ज्यादा देता है तो उसको ड्यूटी का हिस्सा माना जाता है। और यदि कोई प्रशिक्षण संस्थान में आमंत्रित किया जाता है तो इसको नहीं माना जाता, क्योंकि ट्रेवलिंग अलाउंसेस वह संस्था दे रही है। तो इसमें बी हटा दीजिए, ए और सी ये कॉन्सेप्ट आपका इसमें सही होगा। बेसिकली ऐसे सवालों का उत्तर देने के लिए हमें एक समझ होना जरूरी है। ऐसे ही जरूरी चीजों के लिए आप अपने जितने भी को ताया मामा चाचा आपसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार से कामकाज करते हैं। अब हम बात करें कि राजस्थान सर्विस रूल्स में शुल्क का क्या तात्पर्य है, फी का क्या तात्पर्य है, शुल्क किसे कहते हैं। साथियों, आप सब लोग जानते होंगे कि शुल्क जो होता है हमारा, बेसिकली आप कोई आर्टिस्टिक्स वर्क करते हैं या फिर आप कोई लेखन कार्य करते हैं तो उसमें आपकी शुल्क लगेगी कि नहीं लगेगी, इन चीज़ों को देखने की जरूरत है। बेसिकली किसी कार्मिक या अधिकारी को भारत सरकार या राज्य की संचित निधि के अलावा अन्य स्रोतों से नियमित या अनियमित भुगतान होता हो, जो किसी गैर सरकारी संस्था के लिए किए गए अतिरिक्त कार्यों के एवज में प्राप्त होता हो। साथियों, आप सब लोग जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब पे सेवाएं दे रहा हूं और यूट्यूब से मुझे ये यूट्यूब क्या हुई, एनजीओ हो गया। और एनजीओ हो गया तो मुझे इससे रेगुलर इनकम प्राप्त हो रही है या इरेगुलर भुगतान प्राप्त हो रहा है 5 दिन में, 7 दिन में, तो सरकार को इसकी सूचना देनी होगी और देने के बाद में उससे सरकार एक फीस वसूलेगी, ये फीस का हिस्सा है। दूसरा है, किसी कार्मिक को संपत्ति से प्राप्त आय या मकान किराया या किसी शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर आदि से प्राप्त लाभांश और जमाओं से प्राप्त ब्याज शुल्क माना जाएगा। बेसिकली हम बात करें कि यदि कोई कर्मचारी है, वो कर्मचारी क्या करना चाहता है, वो कर्मचारी अपनी आय से या अपने पैतृक आय से क्या करता है कि मकान किराया दे देता है, मकान किराए से आए तो शेयर डिबेंचर, शेयर मार्केट्स में पैसा लगाता है, उससे जो डिविडेंड प्राप्त होता है या अपने खाते में जो ब्याज प्राप्त होता है उससे यदि आय होता है तो उसमें सरकार का कोई हिस्सेदारी नहीं होती, ये खुद की उसकी उपार्जित आय है, ये इस पे सरकार कोई शुल्क नहीं लेगी, इसलिए इसको यहाँ से घटा सकते हैं, ये आपका सही है। दूसरा हम बात करें ऐसी साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक रचनाओं से प्राप्त आय जो किसी कार्मिक द्वारा सेवा काल में प्राप्त किए गए ज्ञान से मिली हो। ध्यान रखिएगा, यदि कोई ऐसी कल्चरल, लिटरेचर और आर्टिस्टिक्स रचना, हम यूं कहें कि जैसे मान लीजिए मैं उद्योग और वाणिज्य विभाग में काम करता हूं और उद्योग और वाणिज्य विभाग में काम करते हुए कोई उद्योग और वाणिज्य विभाग से जुड़ी हुई सूचनाओं के आधार पर कोई किताब लिख देता हूं, तो उससे मुझे जो आय प्राप्त होगी वो सेवा शुल्क मानी जाएगी। सरकार को उसमें से अपना, मेरा हिस्सा सरकार को देना होगा।
यदि मैं ऐसा ही साहित्यिक रचना करता हूँ, ऐसी कोई कलात्मक रचना करता हूँ, मान लीजिए मैं पर्यटन विभाग में हूँ और पर्यटन विभाग में रहते हुए कोई कलात्मक बातों का मैं उल्लेख करता हूँ जो विभाग से अर्जित हुआ है, उसको भी शुल्क माना जाएगा। लेकिन आप ऐसा कोई काम करते हैं, चाहे साहित्य करते हो चाहे कलात्मक करते हो, जैसे मान लीजिए आर्टिस्टिक्स वर्क है, मैं एजुकेशन का कार्य यूट्यूब्स के माध्यम से दे रहा हूँ और आर्टिस्टिक्स फैसिलिटीज के माध्यम से दे रहा हूँ, आर्टिस्टिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा हूँ आपको अलग अलग तरीके से। आपको मैं लेखन कार्य करके किताब लिखकर आय प्राप्त कर रहा हूँ, जिसकी अनुमति मैंने सक्षम प्राधिकारी से ले ली है, तो उसे शुल्क का हिस्सा माना जाएगा? नहीं, नहीं माना जाएगा। तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो गया। ए और सी इसमें सही है, तो ये चौथा नंबर का आपका इसमें सही सवाल है, जिसको जानने की जरूरत है साथियों। आप समझ रहे होंगे कि ये चीजें बेसिक ज्ञान है और आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। यूट्यूब से जुड़े हुए हैं आप, यदि कल जूनियर अकाउंटेंट्स बन जाएं और आप जेएम पढ़ार आरएसआर में पढ़ाना चाहे तो आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन इन बातों को आपको जानना चाहिए और ये नियमों के तहत जानना चाहिए। अब हम बात करने चाह रहे हैं साथियों 12वें प्रश्न की, विदेश सेवा से क्या तात्पर्य है। साथियों आरएसआर में फॉरेन सर्विस का उल्लेख है, फॉरेन सर्विसेज का। ये फॉरेन सर्विसेज का मतलब क्या है, इसको जानने की हमें जरूरत है। राज्य सेवा से केंद्रीय सेवा में जाना। यदि कोई व्यक्ति राज्य सेवा से सेंट्रल सर्विसेज में जा रहा है तो वो बेसिकली यहाँ से टेक्निकली रिजाइन देकर जाएगा साथियों। यदि स्टेट सर्विस से सेंट्रल सर्विस में जा रहा है तो टेक्निकल रिजाइन माना जाएगा उसका, क्योंकि उसकी सर्विसेज नहीं जुड़ते। दूसरा, राज्य कार्मिक के वेतन भत्तों का राज्य संचित निधि के अलावा अन्य स्रोतों से आहरित होना। इसमें यह बात है कि यदि राज्य संचित निधि के अलावा अन्य स्रोतों से आहरित हो रही है, जैसे मान लीजिए यदि कोई कार्मिक स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो अनुच्छेद 266 है, उसकी बजाय वो लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट एलएफएडी एक्ट 1954 के अंतर्गत प्राप्त हो वेतन भत्ता प्राप्त करता है, तो ये क्या विदेश सेवा कहलाएगी? इस पे एक थोड़ा सा चांसेस बनते हैं, हो सकती है। एक सेवा से दूसरी सेवा में जाना ये एक जनरलिस्ट का काम है, जैसे आईएएस और आरएएस एक सेवा से दूसरी सेवा में जाते रहते हैं, तो ये आपकी विदेश सेवा नहीं कहलाएगी। एक विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाना, एक विभाग से दूसरे विभाग में यदि आप प्रतिनियुक्ति पे जाते हो तो ये आपकी विदेश सेवा कहलाएगी। आरएसआर के नियमों में यदि कोई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट्स में 5 साल तक की डेपुटेशन पे जाता है तो वो विदेश सेवा का हिस्सा माना जाता है साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें जो 13वां प्रश्न है साथियों, ये 13वां प्रश्न ये बताता है कि राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958, ये सीसीए नियम है साथियों। ये सीसीए नियम किससे जुड़ा हुआ है? ये कर्मचारियों के कंडक्ट से जुड़ा हुआ है, कर्मचारियों की अपील से जुड़ा हुआ है। बेसिकली इसको कहते हैं कि कर्मचारी वर्गीकरण, आचरण और अपील नियम 1958, जिसको सीसीए रूल्स कहते हैं साथियों। इसको क्या कहते हैं? सीसीए रूल। आपने सुना होगा कि आपके 16 सीसीए के तहत कार्रवाई कर दी गई है ना, 17 सीसीए के तहत कार्रवाई कर दी गई। 16 सीसीए का मतलब होता है मेजर पनिशमेंट दे दिया गया, और 17 सीसीए का मतलब क्या होता है? माइनर पनिशमेंट मिलाओ। ये सीसीए रूल्स 1958 की धाराएं हैं, और इसी में ये कहा गया है कि अधीनस्थ सेवा। देखिए साथियों, हमारे राज्य में 4 प्रकार की सेवा होती है। पहला तो है राज्य सेवा, स्टेट सर्विस। दूसरा है आपका अधीनस्थ सेवा, अधीनस्थ सेवा। तीसरा है आपका मंत्रालयिक सेवा, मंत्रालयिक सेवा। और चौथा है हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ये 4 प्रकार की सेवाएं हैं। चतुर्थ श्रेणी कार्मिक है ना, ये चीजें हैं। आपने सुना होगा कि आरएस आरटीएस का जो आरएस एग्जाम्स होता है उसको क्या कहते हैं? राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023, ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते? मतलब ये एग्जाम्स किसका लेता है? आरएस आरटीएस और जो सबऑर्डिनेट सर्विस। इसमें ऑफिसर ग्रेड्स आते हैं और इसमें आपके इंस्पेक्टर ग्रेड्स की नौकरी होती है।
तो ये मंत्रालयिक सेवा है आपकी। ये मिनिस्ट्रियल सर्विसेज क्या है, आपके जो क्लर्क लगते हैं वो मिनिस्ट्रियल सर्विसेज में आते हैं। और जो आप जूनियर अकाउंटेंट्स की तैयारी कर रहे हो ना, ये सबॉर्डिनेट सर्विस का हिस्सा है साथियों, नंबर 2 की सर्विसेज है इसमें। और आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसको हम पियोन कहते हैं वो है। लेकिन ये केंद्र में चली जाती है ना साथियों, केंद्र में, तो ये केंद्र में क्या कहलाती है, ग्रुप ए की सर्विसेज, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, सुना होगा आपने, ये ग्रुप सी है। और ये ग्रुप डी की सर्विसेज है। अब इसमें हम बात करें कि गजेटेड अफसर कौन होते हैं, इसमें राजपत्रित किसे माना गया, गजेटेड। साथियों आप जानते होंगे कि गजेटेड अफसर कौन होता है, ऐसा अफसर जो क्या हो, ऐसा अफसर जिसका नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाइयां, सारे के सारे मामले राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशित होते हों, राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशित होते हो, मतलब अधिसूचना नोटिफिकेशन से ये सारी बातें होती है, वो गजेटेड अफसर होता है। वो गजेटेड अफसर होने के नाते उसको बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। साथियों जो राज्य सेवा के जो अफसर होते हैं ना, वो सारे के सारे गजेटेड अफसर होते हैं, सारे के सारे गजेटेड अफसर होते हैं। और सबॉर्डिनेट सर्विसेज के ऑफिसर नॉन गजेटेड होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से अफसर हैं जो सबॉर्डिनेट्स में होते हुए भी गजेटेड है। तो हम बात करें कि सहायक लेखाधिकारी जो डबल ए हो, आप अभी क्या बनेंगे साथियों, आप अभी जूनियर अकाउंटेंट्स बनेंगे। जूनियर अकाउंटेंट्स के बाद में आपका प्रमोशन सीनियर अकाउंटेंट्स में होगा, जिसको हम कहते हैं डबल एओ सेकंड। और जब आप डबल एओ फर्स्ट बन जाएंगे तो आप गजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे, लेकिन आप सबॉर्डिनेट सर्विसेज में रहेंगे। लेकिन अकाउंट्स ऑफिसर जो राजस्थान अकाउंट सर्विस से आता है वो आपका किस में रहेगा, राज्य सेवा में रहेगा। दूसरा हम बात करें जिला समाज कल्याण से परिवीक्षाधीन अधिकारी, ये आरएस से समाज कल्याण अधिकारी की भर्ती आती है, लेकिन वो सबॉर्डिनेट सर्विस में होते हुए भी गजेटेड ऑफिसर होता है। और गजेटेड ऑफिसर होने का मतलब यह होता है कि उसको डीडीओ पावर प्राप्त होती है, वो कार्यालय अध्यक्ष बन सकता है, इनको हम जानना है। और दूसरा जिला उद्योग अधिकारी, ये भी गजेटेड अफसर होता है। और चौथा है आपका नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार ये भी गजेटेड ऑफिसर माना गया है। अभी जो राजस्थान सेवा नियमों में चेंजेस किए थे 2022 में, उसमें नायब तहसीलदार को भी गजेटेड अफसर मान लिया गया है। सहायक लेखाधिकारी गजेटेड अफसर होते हैं। तो ये चारों के चार गजेटेड अफसर होते हैं जिनको हमें जानने की जरूरत है। जो व्यक्ति बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ता है वो इसको अच्छी तरीके से जानता है और जान भी गया होगा साथियों। अब हम बात करते हैं कि पदाधिकार कब तक बना रहता है। लियन आपने सुना होगा कि लियन जो है आपका, लियन क्या होता है आपको साथियों, मैं आपको बताऊं कि राजस्थान सेवा नियम में एक ये बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्थायी पद पर नियुक्त है और वो व्यक्ति वहां से दूसरी सेवा में चला जाता है तो उसको एक लियन रखा जाता है, उसका पद तब तक नहीं भरा जाता, 2 साल तक नहीं भरा जाता उसका पद। और ये 2 साल तक इसलिए नहीं बना भरा जाता, मान लो बाई दी वे वो वहां से आ जाता है तो उसका पदाधिकार, पद का अधिकार सुरक्षित रहता है और वापस उस सर्विसेज में आ सकता है। इसको लियन कहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। तो लियन क्या होता है, किसी सेवा में कार्य ग्रहण की अवधि, मतलब कार्य ग्रहण मतलब ज्वाइनिंग टाइम की से सेवानिवृत्ति तक। ऐसा नहीं है जिस दिन उसने ज्वाइन किया और आप 60 साल तक लियन बने रहे ना, ऐसा नहीं रहेंगे। कार्मिक द्वारा सेवा, स्थायी सेवा से इस्तीफा देने के 2 वर्ष तक, मान लो आप रिजाइन दे के चले गए और 2 वर्ष बाद आप आते हो तो आप ये चीजें बन सकती है ना। दूसरा, किसी कार्मिक को बर्खास्त करने के 1 वर्ष तक, हाँ यदि उसमें सारी चीजें हो तो ये भी आपका बन सकता है। किसी सेवानिवृत्ति तक, मतलब जब वो मान लो वहां से जाता ही नहीं है तो सेवानिवृत्ति तक की भी बन सकता है, ये गलत है ये चीजें। तो ये सारे के सारे अधिकार आपके, तो 4 नंबर इसमें आपका लियन में सही है, जो आपको जानने की जरूरत है साथियों। आज हम 15 प्रश्नों पे ही बात करेंगे। यह है आपका राजस्थान सेवा नियम में प्रोबेशनर का अर्थ है। अभी हमने बताया था कि आरएसआर में जो प्रोबेशनर्स हैं वो कौन है, जिसको पदोन्नत किया गया, नहीं पदोन्नत तो प्रमोटेड होता है साथियों। प्रमोटेड ऑफिसर हो गया, प्रमोटी हो गया, आपने सुना होगा प्रमोटी कहलाया। ऐसा कार्मिक जो रिक्त पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया हुआ हो, रिक्त पद पर स्थायी रूप से नियुक्त हुआ हो,
बिल्कुल, जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कोई वैकेंट पोस्ट हुई और आरपीएससी या आरएसएसबी ने उसको भर्ती किया और भर्ती करने के बाद में उसको नियुक्त कर दिया, तो वो क्या हो गया, प्रोबेशनर हो गया। ऐसा कार्मिक जो 6 से 9 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वो प्रोबेशनर पीरियड कहलाता है साथियों। जैसे आईएएस ऑफिसर है, ये बेसिकली 6 से 9 साल तक जब नई नई नियुक्ति होती है तो प्रोबेशनर पीरियड में रहते हैं, और जब 6 साल से 9 साल की अवधि पूर्ण कर लेते हैं तब इनको पहली नियुक्ति के रूप में जिला कलेक्टर लगाया जाता है। चौथा कौन सा हुआ, ऐसा कार्मिक जो प्रशिक्षण अवधि में हो। प्रशिक्षण अवधि में होता है तो वो ट्रेनी कहलाता है साथियों, ट्रेनी कहलाता है। ये सारी बातें आपकी आरएसआर की परिभाषाओं से जुड़ी हुई है जो आपको जानने की जरूरत है। अब ये 16वां प्रश्न हमारे पिछली भर्तियों के हैं जो मैं कल आपको बता पाऊंगा। आप जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारा कैसा लग रहा है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हम कंटिन्यू इसको और भी दुगने जोश के साथ में करते रहेंगे। देखते रहिएगा हमारा एथिका एजुटेक। नमस्कार, शुक्रिया, साभार।